44 दिनों तक एक नाबालिग लड़की को कैद करके रखा जाता है। सिर्फ एक लड़के को रिजेक्ट करने पर अपने बदले की आग में वो लड़का जुंको फुरुता का अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस हद तक टॉर्चर करता है कि नर्क भी उसके आगे कम लगे। चलिए जानते हैं इंसानियत और हैवानियत के फ़र्क को पूरी तरह मिटा देने वाली इस जुर्म की कहानी को। जुंको फुरुता का जन्म मिसातो जापान में हुआ था। जुंको अपने पेरेंट्स और छोटे बड़े भाई के साथ रहती थी। हाई स्कूल में पढ़ाई के साथ ही जुंको एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में काम भी करती थी। वो अपनी ग्रेजुएशन के लिए पैसे जमा कर रही थी। जुंको काफ़ी पॉपुलर थी और उसके क्लासमेट्स उसे काफ़ी पसंद भी करते थे। जुंको पढ़ाई में अच्छी थी, यहाँ तक कि वो स्कूल भी कभी मिस नहीं करती थी। खूबसूरती से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती और शायद इसीलिए कुछ लोग उससे जलने भी लगे थे। जुंको स्मोकिंग और बाकी सब तरह की बुरी आदतों से बिल्कुल दूर थी, जिस वजह से वो स्कूल के वॉनबी बच्चों की नज़रों में लेम नजर आती थी। ऐसा ही एक ग्रुप था हिरोशी मियानो नाम के लड़के का, जो मन ही मन जुंको को पसंद करने लगा। वो जुंको के साथ फिजिकल होना चाहता था। जब उसने जुंको से ये बात कही तो जुंको ने उसे साफ मना कर दिया। हिरोशी स्कूल में एक बहुत बड़ा बुली था। उसे यकीन नहीं हुआ कि जुंको जैसी लड़की ने उसे रिजेक्ट किया है। आज तक किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की थी और जुंको का ये इनकार हिरोशी को अपनी बेइज्जती लगा। जुंको ने सोचा भी नहीं होगा कि कैसे एक ना उसकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए हिरोशी अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाता है। अक्सर हम मूवीज़ और शोज़ में ये देखते हैं कि कैसे एक बैड बॉय एक सीधी सादी लड़की को फंसाने के लिए अपने दोस्तों को उसे परेशान करने भेजता है और फिर बचाकर लड़की की नज़रों में हीरो बन जाता है। कुछ ऐसा ही प्लान बनाया हिरोशी ने भी। 25 नवंबर 1988 को जुंको जब काम से सीधा घर जा रही थी, तभी एक अनजान लड़के ने उसे टक्कर मारकर गिरा दिया और कोइंसिडेंटली हिरोशी उसी वक्त सड़क के दूसरी तरफ था और वो हीरो की तरह आकर जुंको को बचा लेता है। इसके बाद हिरोशी जुंको को घर तक ड्रॉप करने का प्लान बनाता है। अभी तक सब बिल्कुल वैसा ही था जैसे हिरोशी ने सोचा। जुंको को यूं तो हिरोशी पर भरोसा नहीं था, पर दोबारा किसी के हमले से बचने के लिए वो हिरोशी के साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। जुंको ने तब ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हिरोशी का ये प्लान वो सिर्फ अपनी नफरत की आग बुझाने के लिए कर रहा था। हिरोशी जुंको को अपने साथ एक अबैंडन घर में ले जाता है, जहाँ उसने कई बार जुंको के साथ ज़बरदस्ती की। यहाँ से वो जुंको को एक होटल में ले गया, जहाँ पहले ही उसके 2 और दोस्त मौजूद थे और फिर इन तीनों लड़कों ने जुंको को असॉल्ट किया। अपनी हैवानियत भरा ये कुकर्म ये तीनों पहले भी एक लड़की के साथ कर चुके थे, तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। इन लड़कों को ये सब बहुत अच्छा लगता था। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने जुंको को जाने दिया तो वो शायद उनके खिलाफ कंप्लेंट कर देगी। उन्होंने जुंको के घर का पता लगाया और उसे थ्रेटन किया कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसके पूरे परिवार को मार देंगे। अब वो दोस्त अपने एक और दोस्त के घर जुंको को लेकर बंद कर देते हैं। यहाँ जुंको अगले 44 दिनों तक कैद रहेगी। दूसरी तरफ जुंको के पेरेंट्स उसे ढूंढने की कोशिश में पुलिस के पास जाते हैं। हिरोशी को कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि ये होगा। उसने जुंको से अपने घर वालों को फ़ोन करवाया और कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर भागी है और वो किसी और दोस्त के साथ सेफ रह रही है। हिरोशी के दोस्त मिनाटो के घर जब जुंको रुकी तो उन्होंने मिनाटो के पेरेंट्स से झूठ कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। यहाँ उन्होंने जुंको को अपना खिलौना बना लिया। वो मिलकर उसे मारते और अपनी गंदी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उसका इस्तेमाल करते। इतना ही नहीं, अपनी घिनौनी हरकतों के बारे में वो जाकर प्राउडली बाकी लड़कों में बातें भी करते और उनको भी अपने साथ ले आते जुंको को टॉर्चर करने के लिए। ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि तकरीबन 30 लड़कों ने जुंको के साथ फिजिकल असॉल्ट किया और कम से कम 100 लड़कों को ये पता था कि हिरोशी और उसके दोस्तों ने जुंको को कैद कर रखा है। ये सोचकर कोई विश्वास भी नहीं कर सकता कि किसी ने भी जुंको की मदद करने की सोची तक नहीं। लड़कों के साथ साथ कुछ लड़कियां भी थीं जो जुंको को देखने आती। हिरोशी और उसके दोस्तों ने सिर्फ उसके एक इनकार का बदला उसके और उसकी पहचान के इस तरह तमाशा बना कर लिया। ये दरिंदे उसे बिना कपड़ों के ही फ्रीज़र में बंद रखते। जुंको को सिर्फ तब बाहर निकलने देते जब वो दोबारा उसे असॉल्ट करना चाहते थे। आप सोच रहे होंगे कि मिनाटो के घर वालों का क्या?
क्या उन्हें कभी इस बात की खबर नहीं लगी? पर आपकी सोच से परे उसके परिवार वाले ये जानते थे, पर फिर भी वो चुप रहे क्योंकि उन्हें अपने बेटे के गुस्से का अंदाज़ा था। ये बात सोचने में भी बेहद अजीब लगती है कि कैसे कोई माता पिता अपने बेटे को एक लड़की के साथ इस तरह हैवानियत करते देखकर भी चुप रह गए। उन्हें एक मासूम लड़की से ज़्यादा अपनी रेपुटेशन की चिंता थी। यहाँ जुनको, जो लगातार इस तरह तड़प रही थी, धीरे धीरे उसके शरीर ने उसका साथ देना कम कर दिया। उसकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स होने लगे क्योंकि ये लड़के उसे बेदर्दी से मारने के बाद यूं ही बिना ट्रीटमेंट के छोड़ देते। अपनी नाक से सांस तक नहीं ले पाती थी, यहाँ तक कि अब तो वो खाना पीना भी नहीं ले पा रही थी। जैसे ही वो कुछ खाने की कोशिश करती तो वो वॉमिट कर देती, जिसके बाद उसके अटैकर्स और गुस्सा हो जाते। उसे बेहद सर्द रातों में घर के बाहर बालकनी में सुलाया जाता। पर कब तक ये घिनौना खेल यूं ही चुपचाप चल सकता था। एक बार जब इन लड़कों ने किसी को जुनको को दिखाने के लिए बुलाया, उस लड़के ने जाकर अपने भाई को जुनको की हालत के बारे में बता दिया और यहाँ से बात पुलिस तक पहुँच गई। पुलिस जब मिनातो के घर आई तो उसके पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया कि यहाँ कोई लड़की नहीं है और पुलिस ने बिना तलाशी लिए उसके पेरेंट्स की बात मानकर वहाँ से जाना बेहतर समझा। इसके बाद मिनातो और उसके दोस्तों ने जुनको को और ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू किया। वो जुनको के पैरों पर लाइटर फ्लूइड डालकर आग लगा देते। बार बार मार खाने से पहले ही उसके पैरों की मसल्स फट चुकी थी और अब तो वो बिल्कुल भी चलने लायक नहीं थी। उन हैवानों ने उसके हाथों को भी डंबल से पूरी तरह कुचल दिया, जिसकी वजह से उसे कुछ भी पकड़ने में दिक्कत होती। एक रात ये लड़के कुछ ज़्यादा ही शराब पी लेते हैं। जुनको को लगा कि ये सही मौका है। वो जैसे तैसे क्रॉल करते हुए नीचे जाती है और अपने घर फ़ोन मिलाती है। आपको लग रहा होगा कि अब तो जुनको अपने घर वालों को सब बता ही देगी, लेकिन इससे पहले कि दूसरी तरफ से कोई कुछ कह पाता, हिरोशी उसके पीछे से आकर फ़ोन छीन लेता है और कहता है कि मैंने गलती से फ़ोन कर दिया। जुनको ये देखकर डर से पूरी तरह कांपने लगती है क्योंकि अब वो जानती थी कि इसकी उसे बेहद ख़तरनाक सज़ा मिलेगी। उसका डर एकदम सच साबित हुआ। लड़कों ने उसे बेड से बांधा और उसके पैरों पर फिर से लाइटर फ्लूइड डाल दिया। वो कैंडल लेकर उसे टॉन्ट करते रहे और दोबारा उसके पैरों पर उन्होंने आग लगा दी। दर्द और तकलीफ सहने के बाद अब जुनको अपने कैप्टर्स से भीख मांगने लगी कि उसे सीधा मार दिया जाए। कोई इंसान किस हद तक राक्षस बन सकता है, ये हमारी सोच से भी आगे जाकर इन लड़कों ने असली दुनिया में करके दिखाया। अभी भी जब इन लड़कों का मन नहीं भरा तो इन्होंने जुनको को टॉर्चर करने के नए नए तरीके ढूंढे। एक लड़का जुनको का सर ज़मीन पर पकड़ता और बाकी इसके ऊपर कूदते। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि सीधी सादी सी जुनको को किस हद तक दर्द और तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा था। लगभग 30 दिनों बाद जुनको ठीक से यूरिनेट भी नहीं कर पाती क्योंकि उसके जेनिटल्स को कभी सिगरेट से जलाया जाता तो कभी शार्प ऑब्जेक्ट्स को उसमें इंसर्ट कर दिया जाता। इन लड़कों ने जैसे हैवानियत की सारी हदें ही पार कर दी। वो छोटे छोटे पटाखों को कभी उसके जेनिटल्स तो कभी मुंह, यहाँ तक कि कान में भी डालकर फोड़ देते। जैसे जुनको के ईयर ड्रम्स पूरी तरह डैमेज हो चुके थे और वो ठीक से सुन नहीं पाती थी। चलना तो वो पहले ही बंद कर चुकी थी। वो रेंग कर जैसे तैसे बाथरूम तक जाती, पर इसमें भी उसे करीब 1 घंटा लग जाता। बाद की रिपोर्ट्स में ये पता चला कि उसका ब्रेन साइज इन सब टॉर्चर्स की वजह से कम हो गया था। धीरे धीरे जुनको उन लड़कों को अब अट्रैक्टिव लगना बंद हो गई। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इन्होंने एक और 19 साल की लड़की को किडनैप किया और उसे भी असॉल्ट किया। वो 44 दिन जब तक जुनको इन लड़कों की कैद में रही, उसने इस तरह के टॉर्चर और असॉल्ट बर्दाश्त किए जो कोई आम इंसान अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच पाता। उसे दिन रात असॉल्ट किया जाता और हर तरह से। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों ने उसके साथ ये सब किया। कई बार तो दिन में 12-12 अटैकर्स भी उसे परेशान करते। सबके सामने उसको खुद को प्लेजर करने के लिए मजबूर किया जाता। उसे आयरन रॉड्स, गोल्फ क्लब्स, हर तरह की चीज़ों से मारा गया। खाने के नाम पर उसे सिर्फ इतना दिया जाता कि वो जिंदा रह पाए। कभी कभी तो उसे कॉकरोच और उसका अपना यूरिन ही पिला दिया जाता। आखिर तक जुनको को पहचानना इतना मुश्किल हो गया था। उसे देखकर ऐसे लगता था जैसे वो जिंदा होते हुए भी सड़ने लगी हो। 40वें दिन न्यू ईयर था। जुनको ने सारा दिन उन लड़कों से कहा कि वो उसे मार दे क्योंकि अब ये दर्द और तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उन्होंने जुनको को माहिजोंग सॉलिटेयर खेलने के लिए मजबूर किया और अपनी इस हालत में भी जुनको ये गेम जीत।
इस हार के बाद से वो लड़के बेहद गुस्से में आ गए और उन्होंने बारबेल से उसे बहुत मारा। अब उनकी हैवानियत अपने चरम पर थी। उन्होंने जुनको के पूरे शरीर पर लाइटर फ्लूइड डाला और आग लगा दी। ये दर्दनाक मंजर 2 घंटे तक चला और पहले से ही कमज़ोर जुनको ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। आखिर में उसने अपनी सांसें खो ही दी। शायद कहीं ना कहीं ये अच्छा ही था, क्योंकि ना जाने उसे और कितने दिन ये सब बर्दाश्त करना पड़ता। मिनातो के भाई ने उसे फ़ोन करके बताया कि जुनको मर गई है। भागकर वो लड़के वापस घर आए तो घबरा गए कि अब या तो उन्हें जेल होगी या फांसी। पर उन्होंने फिर से एक प्लान बनाया। एक ड्रम लिया और उसमें जुनको की बॉडी को डालकर उसे कंक्रीट से भर दिया। जुनको के थोड़े से बाल उसमें ऊपर रह गए जो उन्होंने शायद मिस कर दिए। ये ड्रम ले जाकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें लगा कि इस पर किसी का कभी ध्यान नहीं जाएगा। पर वो कहते हैं ना कि आखिर कब तक कोई जुर्म छुपा रह सकता है। कुछ दिनों बाद जब पुलिस ने हिरोशी को पकड़कर उससे पूछताछ करनी शुरू की तो वो कंफ्यूज हो गया कि शायद ये जुनको की बात हो रही है, पर असल में वो पूछताछ उस 19 साल की लड़की के केस के बारे में थी जिसे उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर असॉल्ट किया था। हिरोशी को लगा कि किसी ने अपना गुनाह कन्फेस कर लिया है और उसने भी पूरी कहानी पुलिस को बता दी। सब जानकर पुलिस ने बाकी के लड़कों को अरेस्ट किया। जब वो ड्रम रिकवर किया गया तो उसमें जुनको की बॉडी मिली, जिसे देखकर कोई भी डर से कांप जाए। जुनको की फैमिली को भी उसके साथ हुई टॉर्चर के बारे में बताया गया, जिसे सुनकर उसकी माँ बेहोश हो गई और कई दिनों तक उन्हें थेरेपी लेनी पड़ी। ऑटोप्सी करने पर यह सामने आया कि जुनको के साथ किस तरह के हॉरेंडस क्राइम्स को अंजाम दिया गया। यहाँ तक कि जुनको प्रेग्नेंट थी और उसकी बॉडी के अंदर कांच के छोटे छोटे टुकड़े अभी भी फंसे हुए थे। जुनको का चेहरा इस हद तक खराब हो गया था कि उसकी पहचान उसके फिंगरप्रिंट से करनी पड़ी। क्योंकि ये लड़के अभी नाबालिग थे, उनके नाम कोर्ट में छुपा दिए, पर एक मैगजीन ने उनके नाम ढूंढ निकाले और पब्लिश कर दिए, ये कहकर कि बच्चे नहीं, ये लड़के तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। किसी तरह का कोई ह्यूमन राइट इन लड़कों पर लागू नहीं होता और ये बिल्कुल सच भी है। आपको ये सोचकर और गुस्सा आएगा कि जापान के कोर्ट्स ने इन्हें जुवेनाइल्स की तरह ट्रीट किया, पर जब पब्लिक ने इसके खिलाफ आक्रोश दिखाया तो उन्हें जाकर अडल्ट्स की तरह सज़ा मिली। पर फिर भी जिस तरह के क्राइम्स इन्होंने किए, कोर्ट ने इन्हें बस कुछ सालों की सज़ा ही दी। जेल से निकलने के बाद ये आज क्या कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। मिनातो ने अपना नाम बदलकर शिंजी कर लिया। मिनाटो खून खराबे से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सका और कुछ दिन बाद एक बिजनेसमैन के अटेम्प्टेड मर्डर में वो फिर से अरेस्ट हुआ। जो ओगुरा अगस्त 1999 में रिलीज़ हुआ था और उसने अपना नाम बदलकर जो कामिसाकु रख लिया। जो के पिता ने कसम खाई थी कि वो अपनी सारी दौलत जुनको के परिवार को दे देंगे, पर जो ने ऐसा नहीं होने दिया और एक शानदार लाइफस्टाइल जीने लगा। उसकी माँ भी कुछ कम नहीं थी। उसने जाकर जुनको की कब्र को तबाह करने की कोशिश की, ये कहकर कि जुनको ने उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हिरोशी भी अपनी रिहाई के बाद अपनी गैंग एक्टिविटीज़ में जुड़ गया और एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहा है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में और भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया, पर जुनको को टॉर्चर करने वाले कई सारे लोग आज भी बाहर आज़ाद घूम रहे हैं। लगता है कि जुनको के गुनहगारों को ये सज़ा काफ़ी है। क्या हमारी दुनिया और जुडिशियल सिस्टम ने जुनको के साथ मरने के बाद भी इंसाफ किया? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि ये केस इंसानियत की दुनिया का सबसे हैवानियत भरा केस है। किस तरह इंसान Captors made her call her parents and tell them that she had run away and was staying with a friend, safe and sound. She was forced to ask her mom to stop the investigation.